नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। एक व्यक्ति लगभग 11 सालों से सलाखों के पीछे कैद था। उसने कोर्ट को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे हैं जो 18 साल के हो चुके हैं, जिन्हें मैंने काफी दिनों से देखा नहीं है। उन्हें एक बार जी भरकर देखना चाहता हूँ। अपने परिवार के सदस्यों से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए आप बाहर भेज दीजिए। कोर्ट में जब पत्र पहुंचता है तो जज साहब ये देखकर हैरान थे, परेशान थे कि इस व्यक्ति को बाहर भेजा जाए कि नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो जुर्म किया था वो वाकई बहुत भयानक था, बहुत खौफनाक था। क्योंकि उसके जुर्म की गूंज न केवल हिंदुस्तान में थी बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई थी। अब ये पत्र जब कोर्ट में जाता है तो अखबार में ये खबर छपती है और खबर अखबार में छपने के बाद एक बार फिर से लोगों को वही वाकया, वही किस्सा फिर से याद आ जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको वो इतना प्यार करता हो, आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आज की सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून का एक इलाका है प्रकाश नगर। यहाँ का एक व्यक्ति जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसका नाम है राजेश गुलाटी। उसकी पत्नी लगभग 57 दिनों से लापता थी और वो अपनी पत्नी को लेकर बेहद परेशान था, क्योंकि उसके बच्चे जिनकी उम्र 7 या 6 साल के आसपास थी, उन्हें स्कूल में जाना होता था और राजेश गुलाटी को भी अपने काम पर जाना होता था। वो अपने बारे में सोचे, अपने ऑफिस के बारे में सोचे या फिर बच्चों के बारे में, इन बातों को लेकर वो काफी परेशान हो गया था। वो बीच बीच में अपने माँ बाप से और साथ ही अपने ससुराल वालों से भी बातचीत करता रहता था कि मम्मी पापा, इस बार तो अनुपमा को गए हुए लगभग 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, वो शायद लौटकर नहीं आएगी। मैं करूं तो क्या करूं। इसकी परेशानी को देखते हुए इसका साला एसके चौधरी दिल्ली से सीधा पहुंच जाता है देहरादून और देहरादून में अपने बहनोई के घर जाकर उनसे कहता है कि जीजाजी, इतने दिन हो गए हैं बहन को गए हुए, आपने किसी स्थानीय चौकी में जाकर कोई गुमशुदगी या कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया? क्या वजह है आखिर? आज ही हम दोनों को किसी थाने में चलना चाहिए और अनुपमा की गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए। पुलिस इस मामले में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ठीक है कहकर राजेश गुलाटी नहाने के लिए चला जाता है और एसके चौधरी जब सोफे पर बैठकर राजेश के आने का इंतजार कर रहा था तो अचानक ही उसे एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा था कि भैया, तुम मेरा इंतजार मत करना, अब मैं कभी भी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। जैसे ही राजेश बाथरूम के अंदर से निकलता है तो सबसे पहले एसके चौधरी इस मैसेज को दिखाता है कि देखो, बहन का मैसेज आया है। अभी तक उसका मोबाइल बंद था, लेकिन अचानक से अब उसका मोबाइल ऑन हुआ है और उसने मैसेज भेजा है कि भैया, मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, अब मैं कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तो राजेश कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो नाराज होकर गई है और वो हम लोगों से इतना नाराज है कि वो वापस लौटकर आना ही नहीं चाहती। लेकिन तुम परेशान मत हो, वो जल्दी वापस लौट के आ जाएगी, इसलिए चलो कोई बात नहीं, अब थाने नहीं चलते। लेकिन एसके कहता है कि अब हमें थाने जरूर जाना चाहिए, इस मोबाइल को लेकर चलते हैं, इस मैसेज को दिखाएंगे और बताएंगे कि अनुपमा 57 दिनों से लापता है और वो घर नहीं आना चाहती, तो पुलिस कम से कम उसको ढूंढकर तलाश करके वापस लेकर आ जाएगी। फिर वो सीधा थाने जाते हैं और थाने जाकर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और उनसे कहते हैं कि अनुपमा के बारे में जानकारी करने के लिए हम सीधा आपके घर आएंगे, आप हमारा इंतजार करना। पुलिस ऐसे बात करती है जैसे कि उन्हें इस केस में इस महिला के गायब होने से कोई मतलब ही नहीं था। साले बहनोई दोनों घर पहुंच जाते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं। अभी 2-3 घंटे का समय ही हुआ था कि अचानक से 5 पुलिस वाले घर में आ जाते हैं और फिर उनसे अनुपमा के बारे में जानकारियां एकत्र करते हैं, जैसे कि उनकी शादी कब हुई थी और वो कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था और उनके आपसी संबंध कैसे थे। पुलिस जानकारी लेकर जब घर से निकल ही रही थी कि उन 5 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले की नजर जाती है
घर के अंदर रखे हुए फ्रीजर पर। वो एक डीप फ्रीजर होता है जो कि अक्सर दुकानों में देखने को मिलता है। घरों के अंदर कभी भी डीप फ्रीजर का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ही इस पुलिस वाले की नजर जाती है तो वो अपने बड़े ऑफिसर से कहता है कि साहब, घर के अंदर डीप फ्रीजर का क्या मतलब हो सकता है। पुलिस वाले घर की दहलीज को पार करने ही वाले थे कि वापस लौटकर आते हैं और लौटकर आने के बाद उस डीप फ्रीजर की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये घर में क्यों रखा हुआ है। तो राजेश गुलाटी कहता है कि ऐसे ही रखा हुआ है, बस मैंने ले लिया था, लेकिन इस पर ताला क्यों लगा हुआ है। बस ऐसे ही लगा हुआ है, अनुपमा ने लगाया था और मुझे नहीं पता कि चाबी कहाँ रखी है, ये वही बता सकती है। उसको देखने के बाद, उसकी पैकिंग को देखने के बाद लग रहा था कि वो 57 दिन पुराना नहीं बल्कि हाल फिलहाल में ही लिया गया है। लेकिन ताला क्यों लगा हुआ है, ये सवाल था। जब राजेश पर बार बार दबाव बनाया जाता है और दबाव बनाकर उसे बार बार पूछा जाता है कि इसकी चाबी कहाँ है, तो राजेश टूट जाता है। आखिरकार वो चाबी लाकर सीधा उस दरोगा को दे देता है और कहता है कि आप खुद ही देख लीजिए। एसएचओ उस डीप फ्रीजर का ताला खुलवाता है। ताला खोलने के बाद अंदर जब देखते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में काले रंग की पॉलिथीन थी जिस पर बर्फ जमी हुई थी। उन पॉलिथीनों को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर मीट रखा हुआ था। इसलिए पुलिस वालों को कोई शक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मीट खाते हैं। वो लोग फ्रीजर में मीट रखते हैं। उसके बाद फिर दूसरी पॉलिथीन निकाली जाती है, दूसरी पॉलिथीन में भी मीट रखा हुआ था। तीसरी पॉलिथीन निकाली जाती है, तीसरी पॉलिथीन के अंदर भी मीट रखा हुआ था। लेकिन इस तीसरी पॉलिथीन में कुछ ऐसा था जो शायद नहीं होना चाहिए था। पुलिस को कुछ शक हो जाता है और वो उस पॉलिथीन पर लगी बर्फ का पिघलने का इंतजार करते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो पुलिस वाले देखते हैं कि उस पे हाथ रखा हुआ था, हाथों की उंगलियां रखी हुई थी। फिर राजेश से डांट डपट कर पूछा जाता है कि ये सब क्या है। तब वो कहता है कि यही अनुपमा है, इन पॉलिथीनों के अंदर अनुपमा पैक है। एक एक करके जब पॉलिथीनों को बाहर निकाला जाता है तो उनकी संख्या निकलती है 35 पॉलिथीनों के अंदर वो पैक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बाकी हिस्सा अभी भी कहीं गायब है। उससे पूछा जाता है कि बाकी हिस्सा कहाँ है, तो वो दहाड़ मारकर रोने लगता है। पुलिस वालों को लगता है कि ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सच में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। इस मंजर को देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सबके सब हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा मंजर नहीं देखा था कि एक औरत को काट काट कर उसे पॉलिथीन के अंदर पैक कर दिया गया हो। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपनी कहानी बयां करता है। वो कहानी कुछ इस तरह से थी। वो कहता है कि 1999 की बात है। वो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता था, एमएससी कर रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात अनुपमा से होती है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। लेकिन घर वालों को उन दोनों का प्यार मंजूर नहीं था और उनके शादी करने के फैसले से भी ऐतराज था। इसलिए वो दोनों अमेरिका चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। क्योंकि जो कोर्स अनुपमा ने किया था वही कोर्स राजेश गुलाटी ने भी किया था और उन्हें वहां अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो लोग अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। मगर इसी बीच में अनुपमा 2 जुड़वा बच्चों की मां बन जाती है। 2 बच्चे एक साथ होते हैं तो उनकी परवरिश को लेकर अनुपमा कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि अब हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। इंडिया चलते हैं। इंडिया जाकर अनुपमा अपने माँ बाप के पास रहने लगती है और राजेश कोलकाता में सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने लगता है। अनुपमा अपने माँ बाप के पास अपने बच्चों की परवरिश करने में लग जाती है। लेकिन जब राजेश गुलाटी कोलकाता जाता है तो वहां उसकी पड़ोस में एक महिला रहती थी। वो महिला बेहद खूबसूरत थी। उस खूबसूरत महिला से उसे कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है और इसकी भनक अनुपमा को लग जाती है। अनुपमा को जब इस बात की भनक लगती है तो वो आग बबूला हो जाती है और वो सीधी पहुंच जाती है कोलकाता और कोलकाता में जाकर अपने पति के साथ हंगामा खड़ा कर देती है। हंगामा कुछ इस कदर होता है कि मामला थाने तक जाता है, मुकदमा दर्ज होता है, दोनों का मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब एक आदेश देते हैं कि तुम अपनी पत्नी को न केवल परेशान करोगे
बल्कि 20,000 रुपये महीना बच्चों की परवरिश के लिए खर्चा भी दोगे। दोनों पति पत्नी आपस में ही बैठकर समझौता करते हैं कि जो भी पीछे हुआ है उसे भुलाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और फिर वो दोनों देहरादून में आकर रहने लगते हैं। मगर पत्नी के दिमाग में शक की सुई कोलकाता वाली बात घूमती रहती थी और वही शक देहरादून में भी उसके दिमाग पर हावी होने लगा था और वो आए दिन अपने पति से किसी न किसी बात पर झगड़ा करने लगती थी। झगड़ा करते करते हालात कुछ इस कदर बिगड़ जाते थे कि दोनों के बीच में कई बार हाथापाई की नौबत भी आ जाती थी। 17 अक्टूबर 2010 का वो दिन था। बच्चे तो पहले ही सो चुके थे, लेकिन अनुपमा और राजेश गुलाटी के बीच में कुछ इस तरह से लड़ाई होती है कि दोनों के बीच में काफी मारपीट हो जाती है। और मारपीट के दौरान ही राजेश गुलाटी अपनी पत्नी को जब धक्का देता है तो धक्का देने के बाद उसका सिर जाकर सीधा बेड में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। लगभग आधा घंटा बीत जाता है और उसको होश नहीं आता। राजेश डर जाता है और उसे याद आता है कि ये पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज करा चुकी है। ऐसा ना हो कि फिर एक बार मुकदमा दर्ज करा दे और उसे जेल जाना पड़े। इसलिए वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सांसें चल रही थी और उसने उसको मारने की कोशिश की तो मारने की कोशिश के दौरान ही उसकी पत्नी चिल्लाने लगती है। जल्दी से वो उसका मुंह बंद करता है और घर के अंदर रखी हुई रुई को उसके मुंह में ठूस देता है। उसके बाद अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। फिर उसने अपनी पत्नी की लाश को उठाया और सीधा जाकर बाथरूम के अंदर रख दिया। बच्चों का अगले दिन स्कूल होता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लाश अभी बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। बाथरूम घर में दो थे, एक घर के बाहर था और एक घर के अंदर वाले कमरे से अटैच था। राजेश लाश को देखकर परेशान था कि उसका करे तो क्या करे। तभी उसने एक प्लान बनाया और प्लान कुछ इस तरह से था, जो कि बहुत ही भयानक प्लान था। वो बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद दुकान से डीप फ्रीजर लेकर आता है और डीप फ्रीजर को अपने घर में रखता है। फिर दुकान पर जाता है और लकड़ी काटने वाली एक मशीन को लेकर आता है। रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो वो पत्नी की लाश को बाथरूम से लाकर उस डीप फ्रीजर के अंदर रख देता है। धीरे धीरे करके उस लाश पर बर्फ जम जाती है। उसे जब भी मौका मिलता वो लाश बाहर निकालकर उसके टुकड़े करना शुरू कर देता और ऐसे ही टुकड़े करते करते उसने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए और उन्हें 72 पॉलिथीनों के अंदर पैक कर दिया और वो उन पॉलिथीनों को धीरे धीरे करके ठिकाने लगाना शुरू कर देता है। उसने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखी थी, वहीं से उसको आइडिया मिला था कि किस तरह से अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाना है। उसने पूरा काम कर दिया था, लेकिन एक गलती कर देता है और वो गलती थी जब वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है तो अपने साले को अपनी ही पत्नी के मोबाइल से मैसेज कर देता है कि भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगी। शायद उसके भाई को शक हो चुका था और उसके भाई ने एसएचओ से कहा था कि हो ना हो मेरी बहन कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। राजेश गुलाटी को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि जिसका 57 दिनों से कुछ पता नहीं था, अचानक से उसका मैसेज उसके पास कैसे आया। ये बहुत बड़ी बात थी। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उससे बात कर रही थी तो वो तोते की तरह एक एक बातें बता रहा था। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में जाने के बाद अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। हालांकि इसको रियरेस्ट ऑफ रियर केस में शामिल नहीं किया जाता, मगर जिस तरह से उसने हत्या के बाद में इस घटना को अंजाम दिया था, उस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2010 के इस किस्से को नहीं सुना हो, क्योंकि कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड हो वो इतना बड़ा जुर्म आखिरकार कैसे कर सकता है, लाश के 72 टुकड़े कैसे कर सकता है और उसको छुपाने के लिए इतना बड़ा सातिर दिमाग कैसे लगा सकता है। उसने अपनी पत्नी से छुटकारा पा लिया, लेकिन कहते हैं कि जुर्म को कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, जुर्म छुपता नहीं है और जुर्म करने वाले को जेल होती है, उम्र कैद होती है। उस वक्त बच्चे थे 7-8 साल के, अब बच्चे 18 साल के हो चुके हैं। उसने कोर्ट को एक याचिका पत्र लिखा और कहा कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, फिर से दुनिया को देखना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा कि ऐसे इंसान का बाहर घूमना, आजाद होना समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।